the branch of chemistry which deals with electrical and chemical energy and their interconversion into each other. So पहली बात है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी. जब आप 10th क्लास में थे यू डिड द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl. क्या किया उसमें? NaCl का सोल्यूशन लिया और उसमें इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी एंड द आयन दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट टर्मिनल्स. कैटायन, इसलिए कैट आयन है, इज द आयन हु विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. Anion is the ion who will move towards. तो वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता था और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता था. इसलिए जो कैटायन है वो द आयन विच विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. कैथोड इज नेगेटिव, सो दैट इज कैटायन. द आयन हु विल मूव टुवर्ड्स एनोड इज एनायन, और वो कौन था? पॉजिटिव था. तो वो सारा काम तब तक होता था जब तक कि बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे होते थे. अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो गया. का मतलब हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस सेल. ये हमारे पास है NaCl का. देखो किस तरह से Na पॉजिटिव, वो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? एनोड से, क्योंकि कैथोड है ना ये. तो कैथोड से वो जो इलेक्ट्रॉन आए उनको लेकर Cl नेगेटिव यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. वो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जा रहे हैं? कैथोड पे. और कैथोड पे Na पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. तो Cl नेगेटिव बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड. यहाँ सामने देखें आप तो बिल्कुल सेम चीज़ जो आपने उधर देखी, दैट इज मोल्टन NaCl में कैथोड एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है. आपने HCl ले लिया, HCl के H पॉजिटिव ने गेन कर दिया इलेक्ट्रॉन कहाँ? कैथोड पे. Cl नेगेटिव ने लूज कर दिया एनोड पे, एंड हेंस यू गॉट इट क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस. दिस वी विल बी डूइंग राइट नाउ. अब आप जरा ध्यान दें कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो क्या हो रहा है? ये तो कौन था? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. Electrochemical cell is the one who convert chemical energy into electrical energy. मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं. This is a spontaneous cell. Spontaneous cell मतलब आपने जोड़ना है बस, बाकी वो काम करना खुद शुरू कर देगा, अपने आप काम करेगा. So we should say electrochemical cell convert chemical energy into electrical energy and is a spontaneous cell. And is a spontaneous cell. What we mean by spontaneous cell is whose delta Z is negative. So its delta Z is negative. दिस स्पॉन्टेनियस सेल. डेल्टा जी नेगेटिव है. डेल्टा जी नेगेटिव है का मतलब हुआ आपने एक बार सेल को जोड़ दिया, उसके बाद हर आपके मोबाइल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहा है. आपने मोबाइल ऑन किया और अंदर सेल रिएक्शन शुरू हो गई. वो सेल रिएक्शन शाम तक कंप्लीट हो जाती है. जब वो सेल रिएक्शन शाम को कंप्लीट हो जाती है तो बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है. इसका मतलब हुआ कि कुछ उस उधर कैथोड एनोड ऐसे होते होंगे कि आपने जिसको गेन करना है उसका और जिसको लूज करना है उसका दोनों का सेल बना दिया. सामने दिखाया गया है जिंक कॉपर सेल. अगर हम ध्यान दें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है. अगर उन दोनों को जोड़ दिया गया तो कॉपर गेन करने की टेंडेंसी रखता है, कॉपर आयन, और जिंक लूज करने की टेंडेंसी रखता है.
इसका मतलब लूज मीन्स लॉस, लॉस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है एनोड पे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम डिटेल में करने वाले हैं आगे, एनोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड हियर इज पॉजिटिव टर्मिनल। वहां एक ही बीकर में कैथोड एनोड दोनों होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल में कैथोड और एनोड बिल्कुल अलग होते हैं। तो एनोड यहां वो होता है जो लूज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और कैथोड यहां वो होता है जो गेन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कैथोड टू, मीन्स जो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आए उनको वो गेन कर लेता है जो एनोड पर लूज हुए हैं। अगर आप यहां ध्यान दें, आप मेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ ना जाएं, सिर्फ यहां ध्यान दें कि हमने जो है जिंक और कॉपर का सेल जोड़ दिया। कैसे जोड़ा, कंडीशंस क्या हैं अभी हम नहीं जानते, क्योंकि अभी हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक नहीं पहुंचे, हमने बस जोड़ दिया। जोड़ दिया तो पता लगा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑटोमेटिकली शुरू कर दिया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑटोमेटिकली शुरू कर दिया। और शुरू कर दिया तो वो लूज और गेन तब तक करते रहेंगे जब तक कि सेल मटेरियल खत्म नहीं हो जाता। और वो सेल पोटेंशियल देगा, कितना देगा वो भी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको हम निकालेंगे। बट ये जरूर है कि सिर्फ आपने सेल को जोड़ना है, सिर्फ आपने मोबाइल को ऑन करना है, वो काम करना खुद ब खुद शुरू कर देगा। और कब तक, जब तक कि सेल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर की जो रिएक्शन है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% कंप्लीशन तक जाती है। और जब वो 100% कंप्लीशन तक चली जाती है तो वो सेल काम करना बंद कर देता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और फिर आप क्या करते हो, रिचार्ज। रिचार्ज मीन्स, is it not that recharging is electrolytic cell? You are providing electricity from outside. It means we should say over here, discharging of electrochemical cell is spontaneous, recharging is non-spontaneous. Because in a recharging, electrical energy will be converted into क्या, केमिकल एनर्जी। यस और नो। अब इन कंडक्टेंस को हम दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, वन इज मेटेलिक कंडक्टेंस एंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। Who is a conductor? The one who allow the passage of electric current to pass through them are called conductor, while those who don't allow, they are called insulators. And semiconductors are in between conductors and insulators. So पहली कंडक्टेंस is metallic कंडक्टेंस। आप इसकी तरफ ध्यान दो, आपने ये किया है जब हम केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड इज the force of attraction between the kernel and the valence electrons. What is kernel? K-E-R-N-E-L. Kernel is the part of the metal left after loss of electron. मतलब एल्यूमिनियम की सराउंडिंग में, एल्यूमिनियम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। So aluminium will become Al3 positive and those electrons are in its vicinity. तो उसके बैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कम से कम किसी कर्नल के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, पर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर इन केमिकल बॉन्डिंग आई सेड देयर इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स आर फ्लोटिंग इन इट। सो कर्नल कौन है? मेटल आयन। और इलेक्ट्रॉन्स कौन है? जो फ्री मूव कर रहे हैं यहां से वहां। जैसे ही किसी ने उस मेटल को हीट किया, अगर उसने इस एंड को हीट किया किसी ने, तो इस एंड के इलेक्ट्रॉन्स को वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी मिल गई, वो हीट अप होने लगे और वो दूसरे एंड की तरफ मूव करने लगे। इसलिए हमने वहां कहा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर
मेटल्स थर्मल कंडक्टर होती हैं कि एक एंड अगर आप हीट करोगे हीट आप तक पहुंच जाएगी बिकॉज ऑफ दिस लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। am I right? इट मीन्स अगर आपने मेटल के पीस को स्विच के अंदर डाल दिया तो उसकी कंडक्टेंस इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई, इसलिए आपको झटका लगा। सो वी शुड से मेटालिक कंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। The conductance in metals are because of the electron, so it is called electronic conductance. So what are the factors which affect this metallic conductance? अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो कंडक्टेंस है वो पूरी, कर्नल बड़ा या इलेक्ट्रॉन बड़ा? कर्नल बहुत बड़ा। कर्नल इज द पार्ट ऑफ द मेटल लेफ्ट आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर्नल का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए जो भी कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। आप देखिए किस तरह से सामने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, कर्नल में भी वाइब्रेशंस हैं। तो अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कर्नल है ये वाइब्रेट करना कम शुरू कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को आगे निकलना आसान हो जाएगा। अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो इस टेम्परेचर के बढ़ाने से ना कि कर्नल ना कि इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिल रही है बल्कि कर्नल को भी वेलोसिटी मिल रही है। और अगर आप देखोगे तो उसके साथ टेम्परेचर बढ़ाने से आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो कर्नल को ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट टेम्परेचर के साथ देखें तो। अगर मैं उसी टेम्परेचर को लो कर देता हूं तो टेम्परेचर के लो करने से आप देख रहे हो कर्नल की मूवमेंट देख रहे हो कम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब स्मूथली मूव कर रहे हैं। तो क्या कहें, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कर्नल भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और कर्नल वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के पाथ को हिंडर नहीं कर पाएंगे अगर कम टेम्परेचर हुआ। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द कर्नल्स दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देख रहे हो जितना टेम्परेचर मैं हाई कर रहा हूं कर्नल की वाइब्रेशंस हैं और वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो घट रही है। तो मुझे ये कहना चाहिए कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज the path of electron is obstructed by the kernels, which itself also get vibrated. But if the temperature is low, the electrons will have the streamline flow. There will be no obstruction from the kernels and hence the conductance will be very high. तो देखिए भाई जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। अब ये सामने देखना आपने कि सबसे कंडक्टिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सबसे कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज दैट ऑफ सिल्वर एंड द ऑर्डर इज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोडियम, सोडियम एंड इरिडियम। सिल्वर को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ऑप्शंस दिए गए थे, सो सिल्वर वाज द आंसर। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। आप इस डाटा के अंदर देखें तो जो कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टेंस आप देख सकते हैं कि सोडियम 2.1 into है वो पावर जो साथ में लगी हुई है,
तो हम देख पा रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था कि भाई अगर आप कंसंट्रेशन घटाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो डिसोसिएशन बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो मुझे कहना चाहिए कि एक मेरे पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और एक मेरे पास 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है। किसकी डिसोसिएशन ज्यादा हुई? 0.01 की। क्या लगाया? ऑस्टवर्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। वो क्या था? दैट अल्फा इज Ka अपॉन सी अंडर द रूट। तो जितना C कम होगा मीन्स जितनी डाइल्यूशन ज्यादा होगी, C कम है तो अल्फा ज्यादा है, तो इसलिए कंडक्टेंस भी ज्यादा है। आप यहां देख सकते हैं डाटा से आपको दिख रहा है कि 0.1 मोलर की 0.047 किस सॉल्यूशन में है? एक्वस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी की बात हो रही है, कंडक्टेंस नहीं। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या फर्क है मैं अभी आपको बताता हूं जब हम उस पार्ट की तरफ जा रहे हैं। टेफ्लॉन और ग्लास जो है वो इंसुलेटर्स हैं। अब आप आइए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। Conductance of the ionic compound. And this electrolytic conductance depends upon the following factors. Factor number 1 is nature of the electrolyte. Whether the electrolyte is weak or strong. Strong electrolytes, कर लिया हमने इक्विलिब्रियम में सारा। Strong electrolytes are those who gets dissociated above 90%. Dissociated above 90%. So they include strong acids, HCl, H2SO4, strong electrolytes, NaCl, KCl, salt of strong acid, strong base. They include strong bases, NaOH, KOH. Weak electrolytes are the weak acids. Like acetic acid, carbonic acid, the salts of weak acid and weak bases, and weak base ammonium hydroxide. Weak acid, acetic acid, carbonic acid, salt of weak acid and weak base, that is ammonium acetate. Weak base, ammonium hydroxide. But this include only the ionic compounds, not the covalent compounds, as they are non-electrolytes. So they do not show conductance, which include cane sugar, glucose, urea. Next factor is size of the ion. Bigger the size of the ion is, less is its mobility, so less will be electrolytic conductance.
But how you will find out the size of ion is this Z effect. Z effect is proton by electron ratio. So we are being asked that arrange in the decreasing order of conductance the following ions. We having Al3 positive, we having Mg2 positive, we having sodium positive. Al3 positive is Z effect 1.3, this is 1.2, this is 1.1. So the decreasing order of Z effect का order तो यही है भाई. Am I right? अगर Z effect का order ये है तो साइज का ऑर्डर इससे उल्टा हुआ. तो साइज किसका बड़ा हुआ बेटा? Na पॉजिटिव का. और सबसे छोटा किसका हुआ? Al3 पॉजिटिव का. इसका मतलब हुआ कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. यस और नो? जितना साइज छोटा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी. सो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या होगा बेटा? आयनिक कंडक्टेंस. द ऑर्डर विल बी, yes, ionic conductance order will be Al3 positive, Mg2 positive and Na positive. Clear होगी बात या नहीं? So this is size of the ion. Nature of solvent and viscosity. Viscosity is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ इंटरैक्शन. पता ना आपको? तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतनी मोबिलिटी कम होगी. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ना, मोबिलिटी. तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा हुई तो मोबिलिटी कम होगी और तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी कम होगी. तो हमें कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस is directly proportional to dilution. ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी लिखो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी and mobility is inversely proportional to viscosity. So mobility is directly proportional to electrolytic conductance, but mobility is inversely proportional to viscosity, and viscosity is directly proportional to interaction, and interaction is inversely proportional to temperature. So don't you think the variation of electrolytic conductance with the temperature will be inverse of metallic conductance. With increase in temperature, the metallic conductance decreases. But with increase in temperature, electrolytic conductance increases. Once again, I am repeating. Electrolytic conductance is conductance of the ionic compounds, and it is due to the mobility of the ion, movement of the ions, and mobility of ion is inversely proportional to interaction, and interaction is directly proportional to viscosity, and temperature and viscosity are inversely related. It means temperature and electrolytic conductance is directly proportional. It means अगर वही ग्राफ हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और टेम्परेचर का बनाएंगे तो डायरेक्ट आएगा. नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था. हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, हायर द
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मोर इज द इंटरेक्शन। याद करो मैंने कहा था कि अगर इधर 4 के बजाय 5 बिठा दिए जाएं तो इंटरेक्शन ज्यादा होगी, गप्पें ज्यादा होंगी, और गप्पें ज्यादा होंगी तो डिसोसिएशन कम होगी, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम होगी। सो वी आर सेइंग कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड। कंडक्टेंस बोल रहा हूं, कंडक्टिविटी नहीं। क्यों नहीं, अभी आ रहा हूं उसकी तरफ। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लोअर विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, so less will be the electrolytic conductance। temperature कर दिया हमने। with increase in temperature the viscosity will decrease, interaction will decrease, velocity of ion will increase, so temperature and electrolytic conductance is directly related। electrolytic conductance, am I right? इसलिए हमने यहां पे क्या देखा कि मेटेलिक कंडक्टेंस में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने वाला कौन है? कर्नल। कर्नल ऑब्स्ट्रक्ट करता ना इलेक्ट्रॉन के पाथ को, जबकि यहां पर बहुत से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके लिए आपको लिखिए। What is resistance? Resistance is defined as the obstruction offered to the flow of current and resistance is inverse of conductance। So resistance is equal to 1 by conductance, and resistance is defined as the obstruction offered to the flow of current when passed through length L and area A, and proportionality constant is rho, and this rho is called specific resistance। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो कंडक्टेंस है, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंडक्टेंस क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अभी आपने क्या कहा? कंसंट्रेशन बढ़ी तो इंटरेक्शन बढ़ी, इंटरेक्शन बढ़ी तो डिसोसिएशन घटी, डिसोसिएशन घटी तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस घटी। कंडक्टेंस बोला। अगर आप इसको देखें, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप याद करो थर्मोडायनेमिक्स, हमने कहा जिसके साथ स्पेसिफिक लिख दिया वो कौन है? इंटेंसिव है। राइट। सो यहां ध्यान दें तो मैं ये कहूंगा कि भाई दिस रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is defined as specific resistance is defined as the obstruction offered to the flow of current when passed through length 1 centimeter or area 1 centimeter square, or when passed through unit volume। पर यूनिट पर जिस भी प्रॉपर्टी में लगते थे वो इंटेंसिव हो जाती थी। इसका मतलब अगर बेटा ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो डोंट यू थिंक दैट दिस आर इज सेम एज इज रो? डोंट यू थिंक दैट रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टिविटी
when it will be for 1 centimeter length and 1 centimeter square area. Am I right? क्लियर हो गया बात कि नहीं? अब यहां से अगर आप देखें तो इस रो के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? द रो फ्रॉम हियर विल कम्स आउट टू बी yes R into A upon L, where R is resistance is in ohm and A is in centimeter inverse. Am I right? जैसे कंडक्टेंस एक्सटेंसिव है वैसे ही रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव है. रेजिस्टिविटी इंटेंसिव है तो कंडक्टिविटी भी इंटेंसिव है. So kappa is conductivity. Conductivity is inverse of resistivity. Am I right बेटा? इसका मतलब हुआ अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस kappa will be equal to 1 by रो. 1 by रो क्या बन जाएगा? 1 by R इंटू L by A. यहीं से बेटा आपके न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं. सो दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बिकम 1 by R is what? 1 by R is कंडक्टेंस. यस नो? L by A अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट क्लास में कराया होगा तो सर ने कहा होगा कि देखिए आप जब पहले दिन जिस सेल को लेंगे आपने रोज उसी सेल को यूज करना है, क्योंकि हर सेल के लिए लेंथ और एरिया अलग अलग होता है. इसलिए एक ही सेल यूज करके आप क्या कर रहे हो? उस सेल को कांस्टेंट कर रहे हो, लेंथ और एरिया को कांस्टेंट कर रहे हो. सो दैट इज सेल कांस्टेंट. आपकी बुक में न्यूमेरिकल दिए हैं, पहले AgCl के साथ कंडक्टेंस निकाली तो सेल कांस्टेंट तो वही रहेगा क्योंकि आप सेल वही यूज कर रहे हो बार बार. इसका मतलब हुआ दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का यूनिट क्या है बेटा? ओहम इनवर्स इनटू सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हुआ? सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? महो सेंटीमीटर इनवर्स, या जिसको हम क्या कहते हैं? Simon centimeter inverse. So this is how you calculate specific conductance if conductance is given. Now, अब डिपेंड करता है कि वो सोल्यूशन मोलर है कि नॉर्मल है. अगर वो मोलर है तो उसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, अगर वो नॉर्मल है तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू kappa into 1000 upon molarity. Molarity means मोल पर लीटर. तो इस 1000 का यूनिट क्या हुआ? 1000 ml या सेंटीमीटर क्यूब. तो आप अगर कापा की बात करें तो मोल कंडक्टेंस की बात करें तो उसका यूनिट क्या हुआ? ये जो नीचे वाला मोल है ये किसके लिए है? दिस इज मोलैरिटी, मोल पर लीटर. तो आपके पास कापा का यूनिट क्या था बेटा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स. सो द यूनिट विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज मोलर कंडक्टेंस. यस सर नो? तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या लोगे? नॉर्मेलिटी लोगे. दैट विल बी कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी किसको बोलते हो? मोल को कि ग्राम इक्विवेलेंट को? ग्राम इक्विवेलेंट को. तो यूनिट क्या आ जाएगा बेटा इसका? इसका आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. वी ऑल नो, क्या पता है हम सबको? दैट नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन. है कि नहीं पता? तो अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को रिलेट करूं इससे, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा. इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया. इट मीन्स यू गॉट इट दैट मोलर कंडक्टेंस इज
n इंटू इक्वलेंट कंडक्टेंस, यस नो। और ये n क्या है, किसी सॉल्ट का n फैक्टर। n फैक्टर क्या है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इस n की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, दिस n इज ईदर greater than or equal to 1. So should I say molar conductance is either equal to or greater than equivalent conductance? Yes or no? अब आपने यहां ध्यान देना है, आपको कहा गया कि ये जो आप बोल रहे हो कि विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कंडक्टेंस विल इंक्रीज बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल डिक्रीज। कुछ समझ में आई बात? आप एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया आपने, ठीक है जी, आपने इसके रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस की बात की, और जिसके कंडक्टेंस की बात की उसके अंदर मान लेते हैं कि ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इस 1 मोलर सॉल्यूशन में इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम देख रहे हैं कि 3 मोल पर लीटर है। ठीक हो गया? आपने इस 1 मोलर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, मींस मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट गए। आपने जब इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। अब वो है तो उसी कंटेनर के अंदर, पर उस यूनिट वॉल्यूम में कम हो गए, वो इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए, मोल्स आपने क्या किया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स घट गए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, तो वहां ही मोल घट गए, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डाइल्यूशन, कंडक्टेंस इंक्रीज विथ डाइल्यूशन। कंडक्टेंस, क्योंकि उनकी इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ रही है, इंटरेक्शन घट रही है। एम आई राइट? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पूरा बोर्ड एक बीकर है, ठीक है? आपने इसमें सॉल्वेंट ज्यादा डाल दिया और सल्यूट एक दूसरे से दूर हो गए। सल्यूट एक दूसरे से दूर हुए तो पर यूनिट वॉल्यूम तो मोल घट गए ना। मतलब अगर आपने चाय बनाई 1 कप और चीनी 1 कप के हिसाब से डाली थी, कोई आ गया, आपने उसी 1 कप के 2 कप कर दिए, चीनी डाली नहीं, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम घट गए। मोबिलिटी बढ़ी है पर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घटे हैं। और हम इसको थ्योरेटिकली नहीं बोल रहे हैं, अगर आपने यहां ध्यान दिया हो तो अब आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी ज्यादा है 0.047 और 0.01 मोलर की कंडक्टिविटी कम है। अगर ये टेबल कंडक्टेंस का होता तो कंडक्टेंस इसकी ज्यादा होती। एम आई राइट? सो आपको एक चीज जो नोट डाउन करनी है, दैट इज दैट कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन and conductance is directly proportional to dilution, because former is intensive and latter is extensive property. Conductance is directly proportional to dilution because there is decrease in interaction, there is increase in mobility, but it is inversely proportional to conductivity because number of moles per unit volume decreases and hence conductivity decreases. ठीक हो गया बेटा?
So this is enough for today. So thank you very much. Have a nice time.